स्टार्टिंग विद स्टैंडर्ड 10 साइंस और हमने इसमें एक बहुत ही प्यारा चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट हमने बहुत सारी जगह देखा होगा, जैसे हमारे घर पे ट्यूबलाइट, टॉर्च की लाइट, मोबाइल का फ्लैश लाइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर क्या हमें पता है उसकी एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है ये हम बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी हम खाली इतना डेफिनेशन याद रखते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि नॉर्मल स्पीड से बहुत बहुत ही ज्यादा है। अगर इस स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी इंसान ट्रैवल कर लेता है, इसका मतलब वो अपने पास्ट या फ्यूचर तक ट्रैवल कर सकता है, जैसे कि आपने किसी किसी मूवीज में भी देखा होगा। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट तभी जाके दिखाई देती है जब उस पर कोई भी लाइट गिरती है। अब जब लाइट गिरती है तो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है और वो रिफ्लेक्शन हमारे आंखों तक आता है। और जनरली जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है तो तीन फिनोमेना होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन और थर्ड फिनोमेना जो होता है वो हमारा डिस्पर्शन होता है। अब ये दोनों फिनोमेना को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक प्लेन सरफेस। अब कभी भी प्लेन सरफेस के ऊपर कोई भी लाइट रे, आपको पता है वो लाइट रे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, तो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करने वाली कोई भी लाइट रे प्लेन सरफेस पे आके टकराएगी तो टकराने के बाद सेम मीडियम पे वापस चली जाएगी। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, रिफ्लेक्शन होता है क्या है। रिफ्लेक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, एक इंसिडेंट रे होता है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे होता है। अब इंसिडेंट रे क्या होता है, अगर सपोज किसी भी लाइट सोर्स है, हमने यहाँ पे सन कंसीडर किया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट का लाइट सोर्स ले सकते हैं, टॉर्च का ले सकते हैं, मोबाइल का फ्लैश लाइट ले सकते हैं। हमने यहाँ पे सनलाइट का सन लिया है। अब सपोज यहाँ से सन में से बहुत सारी बीम ऑफ लाइट निकले, बीम मतलब कि बहुत सारी लाइट रेज का एक बंडल, पर हमने एक सिंपल सा एक सिंगल लाइट रे कंसीडर किया है। अगर वो सिंगल लाइट रे आके हमारे किसी भी प्लेन सरफेस या फिर प्लेन मिरर के ऊपर टकराएगी तो वो वापस सेम मीडियम में चली जाएगी। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। और जहां पे वो जो इंसिडेंट रे मतलब जो इंसिडेंट रे आके टकरा रही है उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे हमारा ओ पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब वो पॉइंट जहां पे तुम्हारे इंसिडेंट रे आके टकरा रही है और उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम पे वापस जा रही है। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे प्लेन सरफेस से परपेंडिकुलर होगी, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल टू द सरफेस। अब और डिटेल में इसको जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। तो कभी भी हमें कोई भी एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ही मेजर करना है। इंसिडेंट रे का एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल है क्या हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर इक्वल्स टू एंगल ऑफ reflection. Laws of reflection. We are all aware that every phenomenon in the universe is governed by some or the other laws. In the same way, reflection also is governed by some laws. Let's study about these laws. The first law is that angle of incidence equal to angle of reflection. इसका मतलब क्या है, कभी भी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस समय पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम रहेंगे। अब दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस विल ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे कभी भी एक दूसरे के प्लेन को छोड़ नहीं सकते। अगर इंसिडेंट रे सपोज एक प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे दूसरे प्लेन में जा ही नहीं सकता। तो दूसरा लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal will always lie in the same plane.
डैश को प्लेन मिरर कंसीडर किया है और एक ऑब्जेक्ट लिया है AB। अब AB ऑब्जेक्ट में से अगर कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ पे वापस आ जाएगी, और अगर कोई भी रे इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस तो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था उसका और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ वापस आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं प्लेन मिरर में जो राइट हैंड साइड में आपको इमेज दिख रहा है वो क्या है, वर्चुअल है। कोई भी मिरर ले लो, आइदर प्लेन मिरर ले या फिर बाकी जो स्फेरिकल मिरर आगे हम पढ़ेंगे वो भी, उसमें भी अगर कोई भी इमेज राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रही है तो वो आपका वर्चुअल इमेज होगा। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इमेज इस डॉटेड लाइन से शो की गई है और ये राइट हैंड साइड में है और ये अपराइट है, तो हमारी इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट हमेशा सेम रहेंगे। मींस इमेज हाइट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। इसका मतलब क्या है, जो हमारा मैग्निफिकेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो, मतलब बिल्कुल मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा, उसका मैग्निफिकेशन हमेशा 1 रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, OB, और इमेज डिस्टेंस हमने लिया है OB डैश। इट मींस दैट OB will always be equal to OB dash। चौथी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, image is formed by a plane mirror will always be laterally inverted। laterally inverted कैसे हम बोल सकते हैं, सपोज हम मिरर के सामने खड़े हुए हैं, अगर हम मिरर में देख रहे हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड ऊपर कर रहे हैं तो हमें मिरर में दिखाई देगा कि हमारा राइट हैंड ऊपर जा रहा है, और अगर हम राइट हैंड ऊपर करेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर जा रहा है। ऐसे केसेस को हम क्या बोलते हैं, लेटरली इन्वर्टेड। आपने देखा एम्बुलेंस देखा होगा, एम्बुलेंस में लेटर्स कैसे लिखे रहते हैं, लेटरली इन्वर्टेड, ताकि अगर हम आप किसी भी मिरर में उसको देखो पीछे से या फिर व्हीकल से भी देखो तो आपको वो सीधा दिखाई देगा। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर इज आल्सो कॉल्ड एज कर्व्ड मिरर। जैसे कि आपने पिछली बार देखा था प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में क्या हो रहा था, कोई भी लाइट रेस अगर पैरेलल आ रही थी तो सेम पाथ पे वो रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। बट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर अगर कोई भी लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो क्या होगा, वो आइदर इट विल कन्वर्ज और डाइवर्ज, जो हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं स्फेरिकल मिरर होता क्या और कितने टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं, एक तो पहला है कॉन्केव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स। अब ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप घर पे स्पून कंसीडर कर सकते हैं। आपके लिए मैं स्पून भी लाया हूं आज। अगर ये जो आगे का सरफेस है, जो जहां पे गड्ढा जैसा दिख रहा है आपको, और जो मतलब जहां पे पानी रख सकते हो या फिर कुछ भी लिक्विड या फ्लूइड रख सकते हो, उस सरफेस को बोलेंगे कॉन्केव सरफेस। कॉन्केव में जो वर्ड आ रहा है केव आ रहा है, केव मतलब गुफा जैसा होता है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो गुफा जैसा सरफेस दिख रहा है उसे हम कॉन्केव सरफेस बोलेंगे, और जो पीछे का बल्जिंग आउट सरफेस दिख रहा है, इस तरह से जो सरफेस बल्ज आउट हुआ है उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। और अगर आप टेनिस क्रिकेट भी खेलते हो, जब टेनिस बॉल फट जाता है कुछ इस तरह का शेप दिखता है उसका। 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करेंगे टेनिस बॉल को, और एक पार्ट कंसीडर करते हैं, सपोज ये पार्ट कंसीडर करते हैं, जो अंदर का सरफेस है वो कॉन्केव सरफेस है और जो बाहर का सरफेस है वो कॉन्वेक्स सरफेस है। अब स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए अगर बॉल के शेप का ही हम एक रिफ्लेक्टिंग ग्लास ले लेते हैं, हॉलो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग ग्लास लेते हैं, सपोज एक टेनिस बॉल के शेप का ही है वो, तो अगर उसको हम कट करते हैं, सपोज ये हमारा स्फेरिकल ग्लास है और हमने इसका कुछ थोड़ा सा पार्ट कट किया, जो रेड सरफेस से ये पार्ट दिख रहा है, यहां से हमने उस सरफेस को कट किया है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये क्या है, आपका एक तरह का कर्व्ड मिरर है। अगर ये इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग बनाया आपने तो क्या होगा, वो कॉन्केव मिरर होगा। अगर ये सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग है तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। अब हम इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज को जान लेते हैं। पहला है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कर्व्ड मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज दैट पॉइंट
center of curvature is the center of the hollow spherical glass from which our mirror is actually made. यहाँ पे पॉइंट सी हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. दूसरा पॉइंट हम जान लेते हैं पोल. किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या किसी भी कर्व मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, द सेंटर ऑफ एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर. अब पोल और सेंटर दोनों एक तरह से आपको सेंटर सेंटर सुनाई दे रहा है, पर इसमें डिफरेंस ये है कि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट फ्रॉम व्हिच द मिरर इज मेड, whereas this pole is the center of actually which is reflecting surface. जो सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, either curved concave mirror और convex mirror, वो पोल है आपका. अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर will always lie outside the reflecting surface, that is convex mirror or concave mirror, but pole will always lie on the concave mirror or convex mirror. अब आगे देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर फ्रॉम व्हिच आवर मिरर, कर्व मिरर दैट इज कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज मेड. वो अभी डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस ऑफ पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. नेक्स्ट वन हम जान लेते हैं प्रिंसिपल. इसके पहले हम जान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है. Principal axis is an imaginary line which is passing through center of curvature as well as the pole of the mirror. ये जो imaginary dotted line आपको दिख रही है क्या है, हमारा principal axis. अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम जान लेते हैं फोकस क्या होता है. तो अगर हम कोई भी रे पैरेलल टू द सरफेस लेते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास होगी. सपोज यहां से भी ले रहे एक पॉइंट से पास हो रही है और वो पॉइंट आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रही है. सो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व्ड मिरर, द रेज व्हिच आर इंसिडेंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस ऑफ द मिरर. अब फोकस ऑफ द मिरर से लेके पोल के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम समझ लेते हैं अपर्चर क्या होता है. अपर्चर एक तरह से पूरे आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइज को डिनोट करता है. मतलब it is the total size of the reflecting surface. Rules of formation of image by spherical mirror. Any spherical mirror always works on the principle of reflection. और principle of reflection और rule laws of reflection हमने पहले पढ़ लिया है. अब हम देखते हैं rules इसके. सपोज मैंने यहाँ पे कॉन्केव मिरर कंसीडर किया है. अगर कोई भी लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल कर रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. ये आपका है रूल नंबर 1. अब सेकेंड रूल इसमें आपको दिखा देता हूं. अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी. ये आपका था रूल नंबर 2. पहला रूल क्या था, if any ray is coming parallel from an object, then after reflection it will pass through the principal focus. And the rule number 2 is that if any ray is passing from, if any light ray or any incident ray is passing from principal focus of the mirror, then after reflection it will be directed parallel to the principal axis. अब इसमें रूल नंबर 3 देख लेते हैं. अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो बिना किसी डेविएशन के वापस सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी. इसका मतलब अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से के थ्रू पास हो रही है तो कभी भी वो उसका डेविएशन नहीं होगा, मतलब वो सेम लाइन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. रूल नंबर 4, अगर कोई भी लाइट रे पोल ऑफ द मिरर पे इंसिडेंट है तो वो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ वापस चली जाएगी. इसका मतलब सपोज कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का लाइट रे प्रिंसिपल पोल के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम पोल इट विल ऑलवेज मेक एंगल 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस. अब ये रूल्स पढ़ने के बाद हम कुछ
6 केसेस है इसमें, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट केस, ये हमारा मिरर हो गया, ये पोल हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और एक कोई हो गया। और हाँ, एक रिलेशन हमेशा याद रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल ऑलवेज बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ये आगे हम पढ़ेंगे जब हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उस टाइम मैं आपको डिराइव करके भी दिखा दूंगा। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, पहला केस हमारा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस पे हम जो अभी रूल सीखे वही रूल अप्लाई करते हैं। पहला रूल हमारा क्या था, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा वो फोकस से पास होगी। दूसरा रूल क्या था, अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल अभी कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे, जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे वहां हमारा इमेज बनेगा ए बी एंड ए डैश बी डैश। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट्स इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेकंड रूल, सेकंड हम देख लेते हैं यहाँ पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। Here also we will be using the same rules which we have studied earlier. अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, और अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज ट्रैवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पे दोनों रेस मीट करेंगे वहां हमारा इमेज बनेगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो उसका इमेज कहां बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही उसका इमेज बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट केस लेते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। सपोज एक इनफाइनाइट डिस्टेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं इस तरह से ए बी। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमारी रेस अगर पैरेलल आ रही है, if it is parallel to the principal axis then after reflection it will pass through the principal focus of the mirror। same way अगर यहाँ से भी कोई भी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, और जहां पे ये दोनों रेस मीट करेंगी वही हमारी इमेज बनेगी। तो एक हमारी इमेज कैसी बन रही है, पॉइंट साइज की, मतलब बहुत ही ज्यादा डिमिनिश इमेज बन रही है। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, एक तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हो रहा है इसलिए वो क्या होगा, रियल एंड हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट केस देखते हैं। ठीक है, इसमें एक बार वापस देख लेते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां फॉर्म होगा, एट फोकस पॉइंट, and it will be real and highly diminished image। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हुआ तो कैसा इमेज बनेगा। अब अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, सपोज ए बी, हमने उसको नाम दे दिया। अब यहाँ से हम एक रे पैरेलल ले लेते हैं, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से पास होगी। पर यहाँ पे हम दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम सीधा पहले ही क्या लेते हैं, कोई भी रे को हम पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा लेते हैं।
ठीक है। अगर कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। अब दूसरा हम एक और लॉ यूज करते हैं जो हमने पढ़ा था रूल्स में, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे आके टकरा रही है इस तरह से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल के साथ वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ क्या होगा, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें ये दिख रहा है यहाँ पे फिगर में क्या दिख रहा है कि ये दोनों इमेज दोनों रेज कहीं पे मीट नहीं कर रही हैं, पर इसको हम एक्सटेंड करके जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे तो कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो सकता है कि वो मीट करें। जहां इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर वो मीट करेंगे तो वहां हमारा इमेज फॉर्म होगा। और ये इसका नेचर क्या होगा, रियल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म हो रहा है इसलिए इसका नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। Next case which we are taking is if an object is kept between center of curvature and focus of the mirror. Suppose if we are taking object AB between F and C. तो अब यहाँ से कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होगी। ठीक है। अब कोई भी रे अगर फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब जहां कहीं भी ये रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगे वहां हमारा इमेज बनेगा। ठीक है। इस इमेज का नेचर कैसा होगा, as the image is formed to the left side of the mirror, it will always be real and inverted and beyond center of curvature। और इमेज कैसा दिख रहा है आपको, थोड़ी मैग्नीफाइड दिख रहा है। So the nature of the image will be real, inverted and enlarged। इसके बाद हम एक और केस दूसरा पढ़ लेते हैं। If an object is kept between pole and focus, सपोज हमने यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया है ए बी। ठीक है। यहां से हम अगर इसको फोकस से पास करेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, इट विल पास पैरेलल टू द जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे ये हमारे रेस एक्चुअल मीट नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ कहीं इसको वो रेस दोनों मीट करेंगे। जहां कहीं भी ये रेस मीट करेंगे वहां हमारा इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। अब क्योंकि ये इमेज हमारा राइट हैंड साइड मिरर के फॉर्म हुआ है, इसलिए इसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। एक बार फिर से देख लेते हैं। इन दिस केस वी आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। अब हमने यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट को लिया है, तो हमने इसमें रूल्स अप्लाई किए वही जो पहले पढ़ रखे हैं। इफ एन लाइट रे इज पासिंग फ्रॉम थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, and if it is passing through center of curvature, then it will
without eraser it will travel in the same path, but in actual case the rays are not meeting, so that is why we are extending these rays on the backward side where these two rays are meeting at a point. जहाँ पे सभी रेस दोनों रेस मीट करेंगे वहाँ हमारा एक इमेज बनेगा। क्योंकि ये इमेज राइट हैंड साइड पे फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम ये हमारा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड।